आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी को दिवाली की अनेक अनेक शुभकामनाएं। इस वीडियो में जो बच्चे अभी उत्तराखंड मेंस लिखने जा रहे हैं, पहली कि दिवाली आपको थोड़ा सा कम टाइम शायद दिया होगा आपने, और देना भी चाहिए था दिवाली को। बाकी रही प्रिपरेशन की बात, तो प्रिपरेशन अब आपकी जितनी होनी थी ऑलमोस्ट हो चुकी है। ठीक है, तो अब ज़्यादा टेंशन लेनी कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो रहा है, नहीं होगा, होगा तो ये वो छोड़ दो, होगा तो पता चल जाएगा। वैसे चांसेस लगभग नहीं है, पोस्टपोन नहीं होगा। आप अपनी तैयारी करो। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको इसमें टाइम ले रहा हूँ, एक्चुअली मुझे आपको कुछ पढ़ाना है, समझाना है, लेकिन टाइम इसमें इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि लास्ट ईयर काफ़ी बच्चे ऐसे थे जो 20-20, 25-25 नंबर से रह गए, किसी वजह से उनका नहीं हुआ। तो उसमें आपके पास अभी बाय एंड लार्ज 10 से 12 दिन है। ठीक है, अब 10-12 दिन में आप अगर डेली 5-5 नंबर भी अपने बढ़ाते हो तो 60 नंबर 70 नंबर आप इतना स्कोर बढ़ा ले जाओगे। रादर कि आप इस चीज़ में लगे रहो कि पोस्टपोन्ड होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, वो सब चीज़ छोड़ दो। एक और सिलेबस की बात थी कि सिलेबस में थोड़ी सी इरेगुलरिटी है, हाँ है, लेकिन उसमें गलती हमारी भी है, आपकी भी है। गलती क्यों है? क्योंकि देखिए, अब आपको याद आया ये चीज़, पहले से नहीं पता था, है ना? क्योंकि आप ऐसा थोड़ी है कि आप पेपर से 4 दिन पहले आपने सिलेबस पढ़ा है, पहले से पता था तो पहले बताते अगर ऐसा था तो ठीक है, आयोग की गलती है, उसको हमें रिमाइंड कराना चाहिए, लेकिन जो अपने फॉल्ट है ना, वो हम दूसरों पे नहीं मढ़ सकते। अब क्योंकि टाइम कम बचा है, अब इसलिए मढ़ रहे हो। उससे पहले जब टाइम था तब किसने देखा सिलेबस? हिंदी वाला इंग्लिश नहीं देखता, इंग्लिश वाला हिंदी नहीं देखता। तो जो जेन्युइन बात है उसका सपोर्ट करना चाहिए। फालतू में आपको बरगलाने के लिए आपको सिर्फ मीठी दवाई देते रहे कि ठीक है, आप मीठी मीठी दवाई लेते रहो और बस मेरी वीडियो को लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, कमेंट सेक्शन में लिखते रहो, वो सब चीज़ें देखिए मेरे से तो एटलीस्ट नहीं हो सकती। और एक चीज़ आपको बताऊं, एक होता है हलवाई जो आपको मीठी दवाई देता है, मीठी दवाई क्या, मीठी बर्फी देता है, पेड़ा देता है, लड्डू देता है, सब कुछ मीठा मीठा देता है, और एंड में आपको डायबिटीज़ हो जाती है, आप उस मीठे को खा नहीं पाते हो। दूसरा होता है डॉक्टर जो आपको कड़वी दवाई देता है, जितनी बार जाओगे कड़वी दवाई देगा, बार बार देगा, लेकिन एंड ऑफ द डे आपकी बीमारी वही ठीक करता है। तो आपको डॉक्टर और हलवाई में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब आते हैं आपके थोड़ा सा मुद्दे की बात पे। मैंने आपको कुछ टॉपिक बताए थे। देखिए, इसमें क्या है ना, जैसे आज जीएस पेपर 1 है, आज पूरे दिन जीएस पेपर 1 का मैं आपको कराऊंगा आराम से, धीरे धीरे वीडियो आती रहेंगी। मैं सोच रहा था कि लाइव आने का, लेकिन अभी जब बात की बच्चों से तो उन्होंने बोला कि लाइव हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी को अपना ऑफिस टाइम भी देना है, किसी की और कहीं पे वर्किंग है, और फिर उससे अच्छा है कि अगर मैं 2-3 बच्चों को पढ़ाऊँ तो मेरे लिए एक तरह से वो ऑफलाइन ही हो गया। तो ठीक है, आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगी, थोड़ा सा टाइम आता है अपलोडिंग का, तो उसको आप बस थोड़ा सा आप इग्नोर कर सकते हो कि आपको वीडियो 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद मिलेंगी, लेकिन मिलेंगी। ठीक है, आज मिल जाएंगी आपको सारी वीडियो जीएस 1 की। अब आते हैं अपना टॉपिक पे, मुद्दे की बात पे। मैंने आपको 2-3 टॉपिक, 5-6 टॉपिक बताए थे। ठीक है, जीएस, इवन ज्योग्राफी के, ज्योग्राफी में 1 सेकेंड, ज्योग्राफी के आपको कुछ टॉपिक बताए। पहले पेपर 1 में है आपका ज्योग्राफी, फिर है सोसाइटी, उसके बाद है अपना हिस्ट्री। हिस्ट्री इधर लिख देते हैं, ठीक है, हिस्ट्री। अभी शुरू करेंगे ज्योग्राफी से, इसका इंपॉर्टेंट डेटा, फिर सोसाइटी से इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डेटा, और देन हिस्ट्री से। ठीक, आज ये पूरा करेंगे, कोशिश रहेगी मेरी कि पूरा कराएं आपको, ताकि आपको एक्चुअल में हेल्प मिल पाए। इस वीडियो से अगर आपके 10-20 नंबर, 20 नंबर अगर बढ़ते हैं तब कुछ फायदा है, वरना मेरा भी मेहनत करने का क्या फायदा, और आपका भी फिर मेहनत करने का क्या फायदा कि यहाँ से आप अपने नंबर इंक्रीज नहीं कर पाए। टाइम अगर कहीं दे रहे हो तो माइंडफुल देना, क्योंकि आप अगर देखिए टॉपिक आपको कोई समझना है तो समझने जैसी चीज़ अब तो रही नहीं। आप अगर 1 घंटे की वीडियो देख के 5 नंबर 10 नंबर का कुछ सीख पा रहे हैं, और सीखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसको यूज़ कर पाओगे एग्जाम में, तभी उस वीडियो को देखना। अदरवाइज इस वीडियो को भी जो मैं आपको बता रहा हूँ स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका सिलेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर की यहाँ पे व्यू आए उससे। ठीक है, चलिए, पहला ज्योग्राफी का है। ज्योग्राफी में आपको फटाफट कुछ बताता हूँ। एक तो एग्रीकल्चर से आएंगे। अब एग्रीकल्चर इतना बड़ा है, मैं तो बोल के निकल जाऊंगा कि एग्रीकल्चर से आएंगे क्वेश्चन, बाद में इसमें से आएंगे भी ऑब्वियसली, लेकिन आप बोलोगे कि
आप क्या कोई भी बोलेगा कि ठीक है एग्रीकल्चर एक टॉपिक बता दिया, वो इतना बड़ा है, उसमें से इतने ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए, तो फिर क्या करेंगे हम? तो नहीं भाई, इसका आपको सॉल्यूशन भी बताया जाएगा कि कैसे करना है। दूसरा, रिसोर्सेस, ठीक है, संसाधनों पे आपको देखना है। अच्छा, संसाधन की आपको डेफिनेशन भी पता है? बताओ डेफिनेशन क्या है, कमेंट सेक्शन में लिखो। रिसोर्सेज कोई थिंग या सब्सटेंस नहीं है, किसी वस्तु को, आयरन है ये कोई रिसोर्स नहीं है, पेट्रोल है कोई रिसोर्स नहीं है। रिसोर्स वो हर एक चीज है जो आपके काम आए। जैसे जिम्मरमैन ने 1994 में बोला था कि रिसोर्स आर नॉट थिंग और सब्सटेंस व्हाट अ फंक्शन दे परफॉर्म, मतलब जो वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो होते हैं रिसोर्सेज। अब एक वेजिटेरियन आदमी है, ठीक है, वो कोस्टल एरिया पे रहता है, वो नॉनवेज नहीं खाता, वहां पे मेरीन रिसोर्स तो है ना, फिश क्या है, फिश एक रिसोर्स है, लेकिन उसके लिए क्या वो रिसोर्स है? नहीं है। ऐसे ही आज से 200 साल पहले पेट्रोल तो ही था ना, यहीं पे था, धरती में ही था, लेकिन किसी को उसके बारे में जानकारी नहीं थी। जब उसका एक्सट्रैक्शन हुआ, उसका यूज हुआ, तब पता चला कि यार ठीक है, हाँ ये रिसोर्स है। अगला, जहर, पॉइजन, डिस्क्लेमर दे रहा हूं, इसको अन्यथा नहीं लेना। जहर एक रिसोर्स है या नहीं है? रिसोर्स है। अगर आपने, आपकी खेती को कोई चीज नुकसान पहुंचा रही है, चूहे नुकसान कर रहे हैं, आप वहां पे ये सब डालते हो और चूहा उससे मरता है, तो आपके लिए रिसोर्स है भाई, उपयोगिता बढ़ी ना उसकी। लेकिन अगर आप उसको खुद खा लो तो क्या वो रिसोर्स है? नहीं है। तो रिसोर्स की बहुत वाइड डेफिनेशन है, कभी आराम से समझेंगे, पहले बस इसको एग्जाम लाइक समझ लेना, ठीक है। तीसरा अपना आएगा, एग्रीकल्चर हुआ, रिसोर्स हुआ, इंडस्ट्री पे एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, इसको एकदम मार्क कर लेना। वैसे इन तीनों से पूछेगा, लेकिन इंडस्ट्री का, अब इंडस्ट्री में ऐसा है 20 से 22 इंडस्ट्री है, इंडिया में भी है, वर्ल्ड में भी है। वो कहाँ की पूछेगा, वर्ल्ड की पूछेगा, इंडिया की पूछेगा, नो आइडिया। कोई क्लेम भी करे तो एग्जामिनर को प्रेडिक्ट करना, देखिए पैटर्न को प्रेडिक्ट करना आसान है, उसके माइंड को मैं बोल सकता हूँ कि भाई इंडस्ट्री से पूछेगा, लेकिन कौन सी इंडस्ट्री से पूछेगा तो उसके भी कुछ पैरामीटर है कि भाई चलिए ठीक है, अभी न्यूज़ में जो चल रही होगी वो पूछ लेगा, लेकिन उसके बाहर पूछी तब। तो आपको क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, 2-3 बस, 2-3 ऐसे तैयार करके जाना कि अगर इससे पूछेगा तो मैं एकदम अबव एवरेज एक्सीलेंट आंसर लिख के आऊँगा या लिख के आऊँगी, और उसने इन सब से नहीं पूछा तो फिर मैं एक जनरल, एक एवरेज आंसर लिख के आऊँगी कि एटलीस्ट मेरा गलत नहीं होगा। सबको अगर 4 नंबर मिलेंगे तो मेरे 4 से कम नहीं होंगे। बस ऐसे करके आपको इसका एक फॉर्मेट बना के लेके जाना है। अगला है क्लाइमेटिक रीजन, ठीक है, कोपेन, थॉर्नवेट, ये सब तो है ही। एक जनरल चीज भी पूछ सकता है आपसे, सपोज उसने पूछ लिया मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के बारे में, आपको लिखना है एक्सप्लेन, तो आप, या डिस्क्राइब, तो आप क्या लिखोगे? आपको पता है, लेकिन आपको एकदम उस टाइम पे जाके कॉन्क्रीट वे में सोच नहीं पाओगे, ये मुझे भी पता है। उसके बाद आपसे पूछेगा रेनफॉल, बारिश में भी अल नीनो, ला नीनो, मॉनसून, इन सब पे डायरेक्ट किए क्या है क्या, ये नहीं पूछने वाला। वो पूछेगा रीसेंट ट्रेंड, जो वेरिएबिलिटी चल रही है, जो ब्रेक इन मॉनसून होता है, कहीं कहीं क्लाउड बस्ट हो जाता है, जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है रेनफॉल का, उसमें जो वेरिएबिलिटी आ रही है, तो इन सब से पूछेगा, ठीक है। चलिए इन सब पे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, इसकी टेंशन मत लेना आप। लेकिन फिर भी एक टॉपिक और अपना रह रहा है अभी, डिजास्टर पे तो पूछना ही है। डिजास्टर में पहली अगर प्रायोरिटी दूं मैं आपको तो लैंडस्लाइड, उसके बाद आएगा वोल्केनो। वोल्केनो थोड़ा अटपटा है क्योंकि अर्थक्वेक सबको समझ में आता है, लेकिन वोल्केनो के इसके ज्यादा चांस है, ठीक। डिजास्टर हुआ अपना 5-6, अच्छा और भी हैं 2-3 टॉपिक और हैं अपने, इन सबको मैं कवर करा ही दूंगा तो फिर क्या फायदा आपको बार बार लिखवाने का। अब आते हैं, नई स्लाइड लेते हैं, एग्रीकल्चर पे। इसमें जो पहला टॉपिक था अपना एग्रीकल्चर, एग्रो पे आते हैं। एग्रीकल्चर पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो एग्रीकल्चर में सिर्फ खेती बाड़ी मत लिख के आना, आपको लिख के आना है लाइव स्टॉक भी, उसके साथ में फिशरी भी लिख के आनी है, और जो भी अलाइड एक्टिविटीज है 1-2 पॉइंट उसके जरूर लिख के आना, तभी आपका आंसर कंप्लीट होगा। तो पहली बात तो ये हुई। दूसरी क्या हुई, एग्रीकल्चर में बाकी सब चीजें मैं आपको अभी समझा ही रहा हूं,
एक टॉपिक बचता है अपना लैंड रिफॉर्म का। आपने, मुझे पक्का पता है, बहुत बार पढ़ा होगा, समझा होगा, बहुत रिसर्च भी की होगी, लेकिन अभी भी क्लैरिटी नहीं आई होगी लैंड रिफॉर्म में। भूदान, ग्रामदान ये फिर भी समझ में आ गए होंगे, लेकिन लैंड रिफॉर्म पोस्ट इंडिपेंडेंस टिल नाउ अभी भी चल रहे हैं लैंड रिफॉर्म। आपने स्कीम सुनी होगी स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व में क्या है, ये एक लैंड का पार्सल है, ठीक है, इधर एक ये कुछ ड्रोन सा है ना, 4 पैर वाला, ये ड्रोन है, ये इसकी मैपिंग कर रहा है, ठीक। अभी ये मैपिंग चल रही है इसकी, इस जमीन की। तो वो उसने पता लगा लिया कि ये जो जमीन है इतनी इतनी, ये डैश आदमी की है, आदमी एक ही है। आपकी उधर भी सब में लगभग हो गई होगी, काफ़ी काम हो चुका है इस पर, और गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ठीक है, स्वामित्व स्कीम। अब उसने मैपिंग कर ली इसकी, तो इससे क्या होगा कि अब आपको एक आधार कार्ड की तरह एक आईडी दे दी कि ये लैंड पार्सल आपका है, मिस्टर ए का है या मिस्टर बी का है, ठीक। अब ये मिल गया आपको, तो आप क्या करोगे, एक तो आपके अब झगड़े नहीं होंगे किसी से, है ना। ये जो मेड़ होती है ना, ये मेड़, इसके ऊपर इतने मुकदमे होते हैं, इवन यूपी में, तो यूपी में क्या कहीं भी इस मेड़ के ऊपर बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं, तो ये मैटर भी सोल्व होगा। दूसरी चीज़, झगड़े कम हो जाएंगे। आपके पास अपने लैंड रिकॉर्ड चले गए, लैंड का एक रिकॉर्ड आ गया, अब इस रिकॉर्ड को आप बैंक में जमा कर दोगे, आपको उस पर इंटरेस्ट मिल जाएगा, है ना, सॉरी लोन मिल जाएगा, वो भी कम इंटरेस्ट पे। आप उससे इन्वेस्टमेंट कर लोगे अपनी एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर को और ज़्यादा प्रोडक्टिव बना दोगे, है ना, और फिर प्रोडक्टिव होगी तो हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, हम बाहर एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो जाएगा, इससे हमारी जो रुपी है वो बढ़िया हो जाएगा, हमारी इकोनॉमी ग्रो कर जाएगी। ये सब कहानी है। सरकार का भी इसमें फ़ायदा है कि भाई सरकार को पता चल गया किसके पास कितनी ज़मीन है, बेनामी प्रॉपर्टी खत्म हो गई, कभी टैक्स लगाना एग्रीकल्चर पे तो आसान हो जाएगा उसके लिए। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हम समझेंगे। पहला अपना शुरू करते हैं, चलिए एकदम एग्रीकल्चर से, बेसिक से। बेसिक इन ए सेंस, ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको अब इसमें कुछ पढ़ाऊंगा, मैं आपको इंपॉर्टेंट डेटा याद कराऊंगा, वो भी एक स्ट्रक्चर्ड वे में। अभी आपके दिमाग में एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारा डेटा होगा, लेकिन फ्रेगमेंटेड होगा, है ना। किसी चीज पे पूछ ले तो आप थोड़ा सा पॉज देके सोचोगे, लेकिन मैं आपको बताता हूं फटाफट कैसे आपको याद रखना है। अब आपको खेती करनी है, ठीक। आपको अगर एग्रीकल्चर करनी है तो आप सबसे पहले एक जमीन खरीदते हो, है ना। इस जमीन के बाद क्या करोगे कि यार इसमें आसपास इसके पानी का जुगाड़ और हो जाए कहीं पे, तब जाके ही मजा आएगा, वरना फिर खेती होगी कैसे। तो आप पानी का सोर्स ढूंढोगे या फिर पानी का जुगाड़ करोगे, ठीक। तीसरा आप क्या काम करोगे कि ठीक है पानी हो गया, ये हो गया, अब इसमें मुझे बीज डालना है, पैदावार के लिए कुछ तो डालूंगा ना, तो जो सीड आप इसमें डालोगे, बोओगे, तो आप सीड का अरेंजमेंट करोगे, ठीक है, इंतजाम कर लिया। सीड के बाद आप क्या करोगे, आप कि यार सीड हो गया, सब कुछ बढ़िया हो गया काम, लेकिन एक काम लैग कर रहा है कि हमारा जो फसल है वो ग्रो नहीं कर रही है, ग्रोथ उसमें अच्छी नहीं है, तो आप उर्वरक डालोगे, फर्टिलाइजर, ताकि भाई फर्टिलिटी बढ़े, ग्रोथ अच्छी हो। आपने फर्टिलाइजर भी देख लिया। हिंदी में आप लिखते रहना, है ना, अपने हिसाब से। उर्वरक में हिंदी में बोल दूंगा, पानी या जल बोल देना इसको, बाकी तो आपको पता ही है, हिंदी तो लैंग्वेज तो आपने भी पास करना है पेपर। 4, 5वां पॉइंट, अच्छा आपने फर्टिलाइजर डाल दिया, आपकी जो ग्रोथ थी वो भी अच्छी होने लगी, लेकिन अब क्या हुआ, आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे एक पेस्ट अटैक हो रहा था। पेस्ट अटैक कैसा, वो जो फ्लाई हुई थी ना अफ्रीका की कोस्ट से, यहाँ से, और इधर ये अरब को क्रॉस करते हुए इंडिया के इन वाले स्टेट्स में इधर आ रही थी, ठीक है, पूरा पूरा झुंड था, तो उस वजह से दिक्कत हो रही थी। तो भाई पेस्ट कंट्रोल भी आपको करना चाहिए, या फिर खरपतवार जो हो जाती है, वीड जो हो जाती है, घास हो जाती है, उसको भी तो आपने मारना है, वरना जितना न्यूट्रिशन है वो सारी वीड ले जाएगी। आपने इसको भी खत्म किया। अब आपकी फसल तैयार है, आपको वो काटनी है, उसके लिए आपको चाहिए क्या, मशीन और लेबर, दो ही चीज़ तो चाहिए, आपने ये ले ली। अब इसके बाद फसल कट चुकी है, कट के जाएगी कहाँ, मार्केट में, मील या मार्केट जो भी है, मार्केट में जाएगी। मार्केट के बाद क्या होगा, इस मार्केट से कुछ पैसा आएगा, रुपया आया, ठीक है, इस रुपये को फिर वो इन्वेस्ट करेगा। इन्वेस्ट कहाँ करेगा,
अपनी नेक्स्ट क्रॉप में और पूरी इसकी साइकिल सही हो जाएगी। ठीक, ये एक अपनी एक साइकिल है, इसी की फॉर्म में हमें डेटा याद रखना है। पहला डेटा अपना देखते हैं लैंड का। ठीक है, आपको मैं स्पेस बचाना भी बताऊंगा और स्पेस कैसे ऑक्यूपाई करना है। कहीं आपको नहीं आता तो उसको कैसे एग्जामिनर को थोड़ा बहुत ब्लफ करना, उसका भी देखेंगे। तो लैंड में पहला आप याद रखना, पहला जो आपको सबको पता होगा कि 86% हमारे फार्मर स्मॉल और मार्जिनल हैं। इसने बोला है, नाबार्ड का भी डेटा है, ये बात खत्म हो गई। पहला डेटा ये याद रखना। अब हमारे यहाँ लैंड फ्रेगमेंटेशन बहुत है ना, क्योंकि पीढ़ी के बाद पीढ़ी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, ज़मीन के बहुत ज़्यादा बंटवारे हैं। जो ज़मीन है लगभग 1.08 हेक्टेयर, ये है हमारी एवरेज लैंड होल्डिंग। लैंड होल्डिंग मतलब प्रति व्यक्ति लगभग इतने जो किसान हैं वो ज़मीन होल्ड करते हैं अपने पास, और इसमें भी इतने वेरिएशन है। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इसका यूज़ करना बताता हूँ, ज़्यादा मत पढ़ना, एक कम चीज़ पढ़ना, इसका इस्तेमाल अच्छे से करना। ठीक, इसका बताता हूँ 1.08 हेक्टेयर का आप क्या यूज़ करोगे। आपको दिखाना है कि हमारे यहाँ लैंड फ्रेगमेंटेशन है या फिर ज़मीन कम हो रही है। तो ये ग्राफ बनाया, ठीक है, ये आप बता देना समय, टाइम 2020-21 लिख देना, लगभग ये 1950। ठीक, कितना है अभी 1.08 हेक्टेयर, 1.08 हेक्टेयर लिख दिया आपने। तो एग्जामिनर समझ गया कि ठीक है, आपको एक मोटा मोटा आइडिया है कि अच्छा ये डिक्लाइन हो रहा है, ये ट्रेंड है। यहाँ पे लिख देना एवरेज लैंड होल्डिंग। ग्राफ अच्छा लग रहा है देखने में, आपको काम देगा। ठीक है, और इसमें हम, अच्छा, एवरेज लैंड होल्डिंग और ये फार्मर वाला, दो चीज़ें याद रखना। तीसरा मैं आपको एक और बता रहा हूँ, इसी में यहीं पे चाहे ड्रॉ कर लेना इधर से, क्योंकि इस हैंड से होगा नहीं, इधर से ही करते हैं। चलिए, अब आपको थोड़ा सा समझ बढ़ानी है अपनी कि भाई ठीक है, इतना तो मैंने लिख दिया, लेकिन मुझे अगर लैंड पे ही लिखना है, एग्जामिनर ने पूछ लिया, वैसे पूछेगा ना स्पेसिफिक, लेकिन फिर भी आपको लिखना है, तो आपको स्ट्रेच करना आना चाहिए आंसर। आप क्या करोगे कि यार एवरेज तो मुझे पता चल गया, तो इसमें भी तो ऐसा थोड़ी है कि पूरे सब किसानों के पास एक जैसी ज़मीन है, किसी स्टेट में किसी रीजन में ज़्यादा है, कहीं पे कम है। तो आप ऐसा करो, यहाँ पे लिख दो, ये ऐसे ड्रॉ कर देना, ये ठीक है, यहाँ बॉक्स बनाना, ये आपने क्या लिखा, लेस, और साउथ में इधर कहीं लिख सकते हो या फिर इधर कहीं पे, क्योंकि मिक्स है, किसी को नहीं पता है कि कहाँ पे कितनी है स्पेसिफिक, इतना पता है कि बिहार में कम है, तो यहाँ लिख देना प्लस 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 मोर, इसको बॉक्स में डाल देना ऐसे। ठीक, यहाँ पे लिख देना रीजनल या फिर स्पेशल, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। ठीक, अब ये आपको देखने में भी थोड़ा बहुत एक बेसिक डेटा से आपने एक अच्छा डायग्राम ड्रॉ कर लिया, अच्छा डेटा लिख लिया, पॉइंट तो आपको पता है। ठीक, दूसरे वाले पॉइंट पे आते हैं। आपको पानी, पानी का अगर पूछे कुछ भी तो आप चाहे इससे स्टार्ट कर लेना या फिर इसको याद रखना, क्या हमारे इंडिया में वर्ल्ड के फ्रेश वाटर रिसोर्सेज का मात्र 4% है। कितना है? 4%। और पॉपुलेशन कितनी है? 18%। तो 4% फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है, कितनी पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए? 18%। तो ये तो अपने आप ही एक लिमिटेड रिसोर्स पे बर्डन है ना। और ये जो 4% है, ये भी अनइवनली, मतलब एक तरह से सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, फेयरली नहीं है, कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत वेरीड है। तो आप इससे स्टार्ट करना अगर पानी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो, विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर। ठीक है, और भी कुछ आए तो आप यूज कर सकते हो। इसी में आप एक डेटा और यूज करना स्पेसिफिक, कि इंडिया में 1 किलो फूड ग्रेन को प्रोड्यूस करने के लिए लगभग 3000 से 4000 लीटर पानी लगता है। कितना? 3000 से 4000। और चाइना में कितना लगता है? चाइना में लगता है लगभग 640 लीटर। कोट करके आना, आपको हेल्प करेगा कहीं ना कहीं। ठीक,
पानी का बस इतना। इसके बाद सरकार ने स्कीम चलाई है, अटल भूजल जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, और कुसुम योजना से भी इरिगेशन हो रहा है एक तरीके से। काफ़ी सारी स्कीम हम इसके बाद देख लेंगे, लेकिन आप बस डेटा याद करते जाओ, वीडियो में ही याद कर लेना, ठीक। सीड है ना, ठीक है, ये बीज है, बीज। तो बीज की हमारे यहाँ पहले तो क्वांटिटी की दिक्कत है, फिर क्वालिटी की दिक्कत है। तो एक तो आपने ये लिखा क्वांटिटी क्वालिटी, तो भाई क्वांटिटी क्वालिटी से कुछ समझ नहीं आ रहा, आप बताइए। क्वांटिटी में क्या है कि एवरेज जो सीड रिप्लेसमेंट रेट है या रेशियो है, सीड रिप्लेसमेंट रेशियो SRR, वो ऐसा होता है कि लगभग आपको हर साल लगभग बीज अपना बदलना पड़ेगा, साल 1.5 साल में। लेकिन इंडिया में कितने टाइम में होता है? लगभग 3 साल में। तो आप ये लिख देना, ठीक। दूसरा जो हमारे यहाँ सीड की क्वालिटी है वो भी खराब है। हमारे यहाँ जो हाइब्रिड है, हाइब्रिड वैरायटी है, वो सिर्फ लिमिटेड रीजन में ही फैली हुई है, जैसे वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा। बाकी सदर्न स्टेट में अभी इतना नहीं पहुंचा है, कुछ पंजाब उधर महाराष्ट्र में है, लेकिन वो भी चोरी छिपे होता है वहाँ पे काम, वहाँ पे सरकार ने अनुमति नहीं दी हुई है। तो हम लिख सकते हैं अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आए तो, कि हमें हाइब्रिड इसको भी प्रमोट करना पड़ेगा ताकि हमारी फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो सके। तो आप कुछ आए कि सीड कहाँ पे अच्छा है तो इधर तो लिख देना अवेलेबल है, यहाँ पे लिख देना अवेलेबल है, इधर कहीं बोल देना कि लिमिटेड अवेलेबिलिटी, डायग्राम ड्रॉ कर देना। तो बीज में एज सच पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप हाइब्रिड, GM इन सब के बारे में लिख सकते हो। चौथा है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर में आपने सुना होगा NPK, इसका रेशियो कितना होता है? 4:2:1। इंडिया में कितना है? 8:3:1। ये 1 भी नहीं है, 1.5 ही है, ठीक। तो इसको कोट कर देना कि हमारे यहाँ इतना खराब है NPK का रेशियो, और उसमें भी जो N है ये नाइट्रोजन है, ये तो चलिए इंडिया में फिर भी मिल जाता है। जो फॉस्फोरस है वो 80% हम बाहर से मंगवाते हैं, और ये जो पोटाश है ये लगभग 100% ही बाहर से हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो अब आप सोचो, हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम पे एक तो इंपोर्ट बिल पड़ रहा है, और उसके ऊपर हम जब ज़्यादा सॉइल में उसको डाल रहे हैं तो सॉइल की क्वालिटी भी और क्वालिटी ही खराब हो रही है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी भी खराब हो रही है। तो इसके डुअल लॉस हमें पड़ रहे हैं, हमें इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक। डेटा याद हो गया ना आपको? अगला, अब इसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको आंसर कैसे लिखना है। पांचवा है पेस्टिसाइड और वीडिसाइड। इसके बारे में एक डेटा याद रखना कि इंडिया में 25% जो क्रॉप है वो पेस्ट की वजह से या वीड की वजह से लॉस्ट हो जाती है, ठीक है। समझ में आई बात? अब एक डेटा और है, चलिए मैं एक बार ओपन कर लेता हूं। कुछ डेटा था अपना मैकेनाइजेशन से। तो मैकेनाइजेशन का अगर आपने डेटा लिखना है तो बस लिखना नहीं, ये डायग्राम ड्रॉ करना है ऐसे, यहाँ पे एक ये और एक चाइना। USA में लगभग 100 के आसपास है, 95% मैकेनाइज्ड है। कौन? USA एग्रीकल्चर यहाँ पे। चाइना में कितनी है? लगभग चाइना में है अपना 60 के अराउंड, मतलब 50% से थोड़ा सा ज़्यादा, ये चाइना हुआ। और इंडिया अपना 40% है इंडिया। इसको ड्रॉ करके आ जाना, बस आपका काम इसी से हो जाएगा। मार्केट में आप जाओगे तो मार्केट में आपको प्राइस का बहुत फ्लक्चुएशन मिलता है, ये मैंने आपको बताया भी है काफ़ी बार। इकोनॉमिक सर्वे ने ये चीज़ मेंशन की हुई थी। क्या थी ये कोबवेब साइकिल होती है। कोबवेब मतलब क्या कि इस साल आप देखो प्याज के दाम बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, है ना। तो वो क्यों है? क्योंकि प्रोडक्शन उसका कम है। तो अगली बार किसान क्या करेंगे कि यार प्याज के दाम बहुत बढ़े हुए हैं, प्याज में फ़ायदा है, हम प्याज की पैदावार करते हैं, तो वो सब प्याज लगाएंगे। अगली बार उसका प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको डिमांड सप्लाई का पता है, प्रोडक्शन ज़्यादा तो उसके रेट कम हो जाएंगे। तो जैसे प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ रेट कम हुआ, तो फिर किसान सोचेगा अगले साल कि यार इसका रेट इतना कम है, छोड़ो कुछ और लगाते हैं। सब किसान किसी और फसल पे स्विच करेंगे तो ओनियन फिर से कम हो गई, तो उसका फिर से प्राइस बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से चलता है। आप इसको ऐसे करना, ये है प्राइस, ठीक है, ये प्राइस कम है इसका, सॉरी ये प्राइस है कम है अभी,
धीरे धीरे बढ़ रहा है। कब? जब हम इसका जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन कम हो रहा है। अब इसको समझना आप, देखिए ये प्रोडक्शन ज़्यादा है तो इसकी कीमत कम है। अब प्रोडक्शन धीरे 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 कम हो रहा है तो इसकी कीमतें बढ़ रही है। फिर अगली बार को क्या होगा, ऐसे फिर से हो जाएगा, ये फिर से ऊपर चढ़ जाएगा। क्या हुआ कि भाई जो कीमत है फिर से डाउन होनी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्शन था वो बढ़ना शुरू हो गया। तो ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, ऐसे साइकिल चलती रहती है। साइकिल का नाम है कोब वेब CYCLE साइकिल। एक इंप्रेशन अच्छा जाएगा, विजिबिलिटी भी थोड़ी सही लगेगी और मज़ा भी आएगा। पैसे के लिए अभी लेटेस्ट डेटा आया है तो मैं उस पर बात करूंगा अभी, और अपना ये नेक्स्ट क्रॉप के लिए, ठीक है, फिनेंस, ये पैसा वाला जो है इसको अभी देखते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसको किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार ले लीजिए, मैं इसको इसके बाद इरेज करने वाला हूँ, ठीक है। आपने ले लिया होगा, चलिए क्लीन अप। अब थोड़ा सा फिनेंस का डेटा मैं आपको बताता हूँ, फिनेंस के बारे में क्या अपडेट है। अभी एक ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे हुआ, लंबा सा नाम है, इसको छोड़ देना। जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो आपके काम आएगा, वो है जो एग्रीकल्चर हाउस होल्ड थे, जो एग्रीकल्चर हाउस होल्ड थे वो लगभग 48% थे। कब? 2016 में, 16-17, लेकिन 16 ही लिख देना इसको। कितने थे? 48%। अब बढ़ के कितने हो गए? 57%। कब? 2021-22 में। ऐसे इसको ड्रॉ कर देना। तो एक आपके पास ये अच्छा डेटा हुआ। इसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में एंगेजमेंट लोगों का अभी भी बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। आर्थर लुइस डुअल इकोनॉमिक मॉडल, डैम, DEM, ये बोलते हैं कि जैसे जैसे आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी, है ना, आपकी जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी वैसे वैसे जो एग्रीकल्चर में लोग हैं, जो एंगेज हैं, वो धीरे 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 कम होने स्टार्ट हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। तो इकोनॉमी एकदम ऊपर गई और जो एग्रीकल्चर में एंगेज थे लोग वो कम हो गए। क्यों? क्योंकि ये जो कम हो रहे हैं ना, ये लोग ज़्यादा प्रोडक्टिव सेक्टर में लगेंगे, जैसे इंडस्ट्री में जाएंगे, सर्विस सेक्टर में जाएंगे। उससे क्या होगा? उससे आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। दूसरा ये है इसका मैटर। चलिए, ये कहानी अपनी समझ में आई। एक डेटा और है अपना, इस डेटा को भी आपको बताना सही है। मैं इसलिए थोड़ा सा फोटो लगाने की याद नहीं रही, लेकिन चलिए कोई नहीं, इससे मैनेज कर लेंगे हम। एक है एग्रीकल्चर इनकम का, जो एवरेज एग्रीकल्चर इनकम थी, एग्रीकल्चर हाउस होल्ड इनकम, एवरेज एग्रीकल्चर हाउस होल्ड जो घरेलू थी इनकम, वो कितनी थी? तो इसका डेटा है 8,900 थी लगभग। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। ये मैं आपको डायग्राम इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ताकि आप इसको एक बार सीख लो और इसको ड्रॉ करके आना, है ना। फालतू में इसमें आपका टाइम भी नहीं जाएगा और आपको एक रिटर्न अच्छे देगा, पॉजिटिव रिटर्न। एवरेज लगभग 8,900 रुपये थी। तब 2016-17 का ही चल रहा है डेटा है। बढ़ के कितनी हो गई है? बढ़ के हो गई है लगभग 8 दूनी 16, 13,000 के आसपास है ना। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, लगभग 13,000 ही होनी चाहिए, 13,000, हाँ 13,600, ठीक है, 13,600। तो आप मोटा मोटा याद रखना कि लगभग 9,000 थी और 13,600 हो गई। तो देखिए, हमें डबल करने के लिए लगभग कितना चाहिए था? 8 दूनी 16, 17,000 के समथिंग चाहिए था, या 16,500। हम लगभग पहुंच रहे हैं वहां तक, ठीक है। 13,000 इतनी हो चुकी है। कब? 2021-22 में। इसको ड्रॉ करना सीख लेना। अब ड्रॉ करने के बाद, चलिए इसमें तो बॉक्स की ज़रूरत नहीं है, ये ग्राफ है, ठीक है। देखने में आपको सही लग रहे हैं, एग्जामिनर को भी यही लगेगा, ऐसा नहीं है। तो आपका फिनेंस का डेटा हो गया। और अब एक चीज़ और मैं आपको बताऊं,
चलिए नेक्स्ट स्लाइड से बताते हैं। इसका डेटा जो भी है आप एक बार रिवाइज कर लेना। अब वो अगर आपसे एग्रीकल्चर पे कोई क्वेश्चन पूछता है उस समय मैं आपको थोड़ा सा एड ऑन बताता हूँ, आपको दिमाग में एकदम फटाफट क्या आना चाहिए। वो एग्रीकल्चर से ऐसा तो नहीं है कि पूरा एग्रीकल्चर से पूछ लेगा। अगर उसने पूछ भी लिया कि क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या समाधान है, तो आपने इंट्रोडक्शन देना है। इसमें आपका बेसिक इंट्रो आएगा, कैसे कि हमारे यहाँ लगभग इतने प्रतिशत फार्मर हैं, 86% फार्मर हैं जो एंगेज हैं एग्रीकल्चर में, सॉरी 86% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं, ठीक है, जो 1 सेकेंड, अब देखिए इंट्रोडक्शन में हमें क्या लिखना है। इंट्रो में आपका आएगा कि हमारे एग्रीकल्चर में लगभग X% ग्रोथ दर्ज की गई है, नहीं, अब आपको लिखना है इंट्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर। तो जनरल अगर उसने पूछा है तो आप क्या करोगे कि X% फार्मर एंगेज है इन एग्रीकल्चर, ठीक है। अभी जैसे आपको डेटा दिया 57% का है हाउस होल्ड का, जो हमारी इकोनॉमी में लगभग X% कंट्रीब्यूट करते हैं। ये एक बात हुई, ठीक। उसके बाद क्या क्या चैलेंजेस है, तो चैलेंजेस आप शुरू से लिखना, लैंड फ्रेगमेंटेशन, उसके बाद आएगा अपना क्या, पानी की समस्या, पानी के बाद फर्टिलाइजर, वेडिसाइड, इन सब के डेटा 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 कहीं पे डायग्राम ड्रॉ कर देना ऐसे कुछ करके, और मैप बना देना जहाँ पे आपको लगे कि यार टाइम कम है, फटाफट डायग्राम ड्रॉ करो, देखने में भी बढ़िया लगेगा। और यहाँ पे सॉल्यूशन में आप यही लिखोगे कि अच्छा सरकार ने पहले क्या स्टार्ट किया है। अब आपको सोचना नहीं है ज़्यादा कि अच्छा लैंड रिफॉर्म में क्या शुरू किया है, कि हमने तो लैंड रिफॉर्म शुरू ही किया है, और स्वामित्व स्कीम है अभी। पानी में, तो पानी में जल जीवन मिशन, अटल भूजल मिशन, काफ़ी सारे मिशन चल रहे हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। फर्टिलाइजर में हम नहीं दे रहे, न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी नहीं प्रोवाइड कर रहे हम, ठीक है। हम यूरिया सब्सिडाइज नहीं दे रहे, DAP नहीं दे रहे, नैनो यूरिया नहीं देते हैं आपको, क्या नहीं देते, ठीक है। इन सबको लिखना। फर्टिलाइजर हो गया, वेडिसाइड, और भी सब चीज़ें हैं। अपना मैकेनाइज, हम ट्रैक्टर भी देते हैं सब्सिडी पे, सोलर पंप देते हैं, मशीन में भी सब कुछ देते हैं। हम ई नाम के थ्रू हम मंडी तक लेके गए लोगों तक, है ना, एक प्लेटफॉर्म बनाए, डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, फार्मर को अवेयर कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ठीक है, ताकि पशुपालन, मछली पालन, ये सबको भी बढ़ावा मिले। तो ऐसे करके कंक्लूड कर देना, SDG यूज करना। आंसर में आप कुछ भी पूछ ले, आप यहीं से आंसर बना लोगे अपना, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक तो समझ में आया। इसके बाद अब लैंड रिफॉर्म का देखेंगे, लैंड रिफॉर्म नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे। तो इस पे आपका क्या फीडबैक है आप मुझे बता सकते हो, मैं देखता हूं और कुछ इसमें रहा तो नहीं। अच्छा, आपको कुछ ऐसे अगर अभी स्कीम वगैरह चली हो या मार्केट वगैरह का आपको कुछ बताना हो ना, तो आप एक डायग्राम ये भी ड्रॉ कर देना। इंडिया, जैसे हमने किसान रेल स्टार्ट की, तो वो क्या करेगी, यहाँ से इधर तक चल रही है, ऐसे प्रोड्यूस को यहाँ लेके आ रही है और वापस सेम जाएगी भी। तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। किसान रेल, एक कृषि उड़ान स्टार्ट किया है कि यहाँ से जो भी उपज होता है नॉर्थ ईस्ट से, वो भी हम मार्केट तक पहुँचा देंगे, है ना, कृषि उड़ान। तो ऐसा कुछ करके आप ड्रॉ कर सकते हो। तो आई होप ये सब आपको समझ में आया। और कुछ चलिए, बाकी सब आपका लैंड रिफॉर्म तो छोड़िए, एग्रीकल्चर में आपका ये हो गया है। इसके बाद इंडस्ट्री का मैं आपको ऐसे फॉर्मेट बताऊंगा, रिसोर्स के बारे में बताऊंगा, और बाकी सारे टॉपिक मैं आपको जितने भी कोशिश होगी पूरे कराऊंगा। वीडियो कैसी लगी आप मुझे बता सकते हैं। अगेन आप पढ़ाई पे ध्यान दो, क्या अभी चल रहा है कि पोस्टपोन, वो सब ठीक है। 4 तारीख का किसी ने बोला है कि अच्छा वहाँ पे रिट लगी हुई है, सुनवाई होने दो,